हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने के लिए एक देश की पॉलिटिक्स को। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें डे टू डे लाइफ में हमारे आजू बाजू जो चीज़ें हो रही हैं उसको साथ में लेके चलना होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, हम कहते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी का मतलब हमारे यहाँ हम ये कहते हैं कि इट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, तो कितने डाइवर्स लोग रहते हैं इस देश में, बी इट ऑफ डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट क्रीड। ठीक है, जेंडर अलग है सबका। ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो रीजनल डाइवर्सिटी, रिलीजन डाइवर्सिटी, कास्ट की डाइवर्सिटी जो हमारे आजू बाजू हमें देखने को मिलती है, उसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। ठीक है, उसी चीज़ को, वही डिफरेंसेस को इस चैप्टर में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बात करते हैं डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम जेंडर बोले, रिलीजन बोले, कास्ट बोले, ठीक है, तो समझो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। लाइक हमारे यहाँ कुछ जॉब्स हम कहते हैं जेंडर बेस होती है, जहाँ पे फीमेल नहीं जाते। अब हालांकि ऐसा नहीं रहा, बट पहले एक नोशन था कि भाई आर्मी में फीमेल नहीं जानी चाहिए, नेवी में फीमेल नहीं जानी चाहिए। पर आज वो भी पोजीशंस पे फीमेल अपने देश की सेवा कर रही है। ठीक है, कुछ रिलीजन के बेसिस पे हम डिफरेंसेस देखते हैं सोसाइटी में, कास्ट के बेसिस पे देखते हैं। बेसिकली ये जो भी सोशल डिफरेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिवीजन ला रहा है, सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी स्टेटस ला रहा है। ठीक है, दिन प्रतिदिन हम देखते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया में, उसके बेसिस पे बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में हम डिफरेंसेस देखते हैं टूवर्ड्स डिफरेंट रिलीजन, टूवर्ड्स डिफरेंट कास्ट, और उसका सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे यहाँ ड्यूरिंग द इलेक्शंस होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर। अब जेंडर एंड पॉलिटिक्स, भाई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि इंडिया की पॉलिटिक्स में कैसे है। ठीक है, किस तरीके से जेंडर बेस्ड डिवीजन हमें हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है, सबसे पहले ये समझना है। ठीक है, जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। ठीक है, मेल एंड फीमेल का जो डिवीजन है वो नेचुरल है, उसमें हम कुछ नहीं चेंज कर सकते। हम क्या चेंज कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, यानी कि गिविंग इक्वल राइट्स टू बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, गिविंग इक्वल राइट्स टू बोथ मेल एंड फीमेल। जब भी बात होती है कि भाई एक्सपेक्टेशंस टू सर्वाइव इन द सोशल वर्ल्ड, ठीक है, इस सोसाइटी में सर्वाइवल का जो सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप मतलब हमारे दिमाग में बिठा दिया है कि लड़की हो तो उसको घर के सारे काम आने चाहिए, उसको खाना बनाना आना चाहिए, घर के डेली चोर्स या कोर्स आप जो भी बोलते हैं वो आने चाहिए। हर चीज़ में लड़की को कैसे उठना बैठना, हंसना खेलना सब बचपन से सिखाया जाता है। वो स्टीरियोटाइप एक फीमेल के दिमाग में, एक गर्ल के दिमाग में जब से वो जन्म लेती है तब से बिठाया रखा होता है। ठीक है, सोसाइटी उनसे वैसा ही एक्सपेक्ट करती है कि भाई हाँ लड़की है तो थोड़ा कम बोलेगी, थोड़ा सॉफ्ट बोलेगी, थोड़ा नाजुक रहेगी। बट क्या ये सारे स्टीरियोटाइप्स की ज़रूरत है इस मॉडर्न वर्ल्ड में? क्या ये जो सोशल एक्सपेक्टेशन है वो हर किसी को फुलफिल करने हैं? क्या ये सारे जो सोशल एक्सपेक्टेशन है वो खाली फीमेल के लिए है, मेल के लिए कुछ नहीं? हम कहते हैं मेल इज़ द ओनली वन हु शुड गुड गो आउट एंड अर्न द मनी। खाली मेल बाहर जाके कमाए, या हम कहें कि कुछ पर्टिकुलर थिंग्स मेल ही कर सकते हैं।
मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले जब हम स्कूल जाया करते थे तो हमें बोला जाता था कि भाई आप गर्ल हो, आप इस चीज़ में पार्ट नहीं ले सकते, आप वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है? आप ये एजुकेशन फ़ील्ड्स में नहीं जा सकते। तो वो बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आज भी एक ऐसा स्टीरियोटाइप है जहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम जाती हैं, ठीक है? तो ये स्टीरियोटाइप्स पहले से लोगों ने अपनी जनरेशन दर जनरेशन पास ऑन किए हैं। ये एक सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशन है, वो बेसिकली बायोलॉजी के बेसिस पे नहीं है, वो मेल है, फीमेल है, वो हमने खुद सेट करा है कि भई सोसाइटी हमारी ये कहती है कि लड़की ऐसी चलनी चाहिए, लड़का ऐसा उठना चाहिए, लड़के का वॉइस ऐसा होना चाहिए, ठीक है? लड़का डांस करे वो हमारे लिए आज भी एक स्टीरियोटाइप है, बहुत सारे जगह पे कि हाँ, लड़का डांस करे, लड़का खाना बनाए, वो आज भी एक स्टीरियोटाइप है। बहुत सारे चेंजेस आ गए इस वर्ल्ड में बट कुछ चीज़ें आज भी वैसी हैं। भले हम ग्लोबल वर्ल्ड पे मेल शेफ्स इंडिया को प्राउड फील कराए बट आज भी अगर घर में लड़का किचन में जाता है तो लड़का है तेरा किचन में क्या काम, वो प्रॉब्लम आज भी लोग अपने घर में देखते हैं। ठीक है, तो जेंडर बेस्ड डिवीजन जो है बेसिकली हमारी सोसाइटी ने क्रिएट करा हुआ है। थोड़ा समझते हैं कि भाई जेंडर बेस्ड जो हमारा पॉलिटिक्स में चलता है वो किस तरीके से चलता है, ठीक है? तो बेसिकली हम जब कहते हैं कि जब पॉलिटिकल साइंस अपना जेंडर देख के आगे बढ़ता है, इंडियन पॉलिटिक्स जेंडर को देख के आगे बढ़ती है तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स के साथ बढ़ती है, ठीक है? हम कहते हैं कि भाई एक बच्चा बॉर्न हुआ है एज अ बॉय, एज अ गर्ल, ठीक है, बट आजू बाजू की जो सोसाइटी है वो इतना उसे डीमोटिवेट कर देती है या इतना प्रेशर बना देती है कि वो ऑपरेशंस कराते हैं अपने अपोजिट सेक्स में कन्वर्ट होने के लिए कई बार, ठीक है? और यही स्टीरियोटाइप्स, यही सोशल डिस्ट्रैक्शंस जो हैं या हम कहें जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, वो हमें भुला देते हैं कि सेक्स जो बाय बर्थ बच्चा बॉर्न हुआ है, बायोलॉजिकली जो उसका सेक्स है वो वही रहेगा। हम हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स की वजह से उनको चेंज नहीं कर सकते। हमें पता है कि हाँ, एक गर्ल के लिए क्या है, एक बॉय के लिए क्या है, बट आज इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बोथ आर इक्वल, ये ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी के दिमाग में इतना प्रेशर कभी कभार क्रिएट कर देते हैं कि दिस स्मॉल एज चिल्ड्रन, ये जो छोटी एज के बच्चे होते हैं वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि वो कई कबार डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंजाइटी अटैक्स का जो हम देखते हैं आजकल की जनरेशन को, वो कहीं ना कहीं ये सोशल एक्सपेक्टेशन जो उनसे रखी जाती है, जो स्टीरियोटाइप बिठा रखा है इस सोसाइटी ने, उसके वजह से होता है, विच मे लीड टू चेंज इन द सेक्स। मेल फीमेल हो जाते हैं, फीमेल मेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जो कन्वर्सेशन है वो कहीं ना कहीं हमारी सोशल एक्सपेक्टेशंस जो हैं विथ बोथ जेंडर्स वो चलती रहती है, ठीक है? अभी अगर हम देखें कि पब्लिक या प्राइवेट डिवीजन यानी कि पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर्स में या हम कहें पब्लिकली या हमारे घर के सिनारियों में ये सेक्सुअल डिवीजन कैसा है, ठीक है? अगर हम बात करें, बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज टू हाउ डू हाउस होल्ड वर्क्स एंड ब्रिंग अप, अपने बच्चों को बड़ा करना और घर का काम करना, ये हमेशा हम कहते हैं घर की महिलाओं का काम है। तो घर की महिलाओं का काम है ये सारे काम करना, ठीक है? ये हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटाइप बिठा दिया है, ये हमारे दिमाग में ऑलरेडी फिट कर रखा है कि हाँ भाई ऐसा ही होना चाहिए। बट क्या ये सिस्टम सही है? क्या ये स्टीरियोटाइप, ये सोसाइटी ने जो डिसाइड कर रखा है, ये सारी चीजें सही हैं? क्या कभी आप अपने टू एवरी मदर, क्या आप कभी अपने बॉय चाइल्ड को ये सारे काम नहीं सिखाना चाहते ताकि इन फ्यूचर वो कहीं पे भी रुके ना? हम कहते हैं हम गर्ल्स को एजुकेट करते हैं, हम गर्ल्स को आज हर एक फील्ड में जाने के लिए मोटिवेट करते हैं,
तो क्या हम बॉयज़ को ये जो हाउस वर्क या हम कहें उनके बच्चों को बड़ा करने में हेल्प, क्या आपका बॉय चाइल्ड नहीं करेगा? करेगा, क्यों नहीं करेगा? आप और आपके हस्बैंड आपके चाइल्ड को ग्रो अप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? जिस तरीके से आपके पेरेंट्स दोनों साथ में वर्क करते हैं आपकी अपब्रिंगिंग में, बी इट आपको जो संस्कार देने हैं, आपका जो फाइनेंशियल एड देखना है, हर चीज़ में, ठीक है? तो ये जो स्टीरियोटाइप है कि गर्ल शुड वर्क एट होम, अपने बच्चों को बड़ा करने में उनका सबसे बड़ा हाथ होना चाहिए, so it should be now brought up to a equal level. A system in which all work inside the home is either done by the women of the family or organized by them through the domestic helpers. ठीक है, हमारे घर पे हाउस हेल्प भी अगर आते हैं तो वो जनरली फीमेल आते हैं, ठीक है। एक सिस्टम हम चाहते हैं, एक सोसाइटी ऐसी चाहते हैं जहाँ पे विमेन को भी इक्वल स्टेटस मिले, नॉट जस्ट फॉर द वर्क दैट शी डज एट होम, हर तरीके से ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उस पे वर्क करा जाए, ठीक है। हमने एक सिस्टम बना रखी है कि घर का काम या तो घर की महिलाएं करेंगी या तो घर में जो हाउस हेल्प आ रहे, डोमेस्टिक हेल्पर्स आ रहे, वो करेंगे, बट वो सारे भी कौन हैं? फीमेल ही हैं। हम ऐसा दिमाग में बिठा के रहते हैं कि चलते हैं जीवन में कि कहीं न कहीं हमारे लाइफ की एक हार्श रियलिटी है कि भई जो घर का काम है वो घर की औरतें ही करेंगी, घर के मर्द घर के काम में हाथ नहीं बटा सकते। विमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द हाउस, खाना बनाना, घर साफ करना, कपड़े धोना, सिलाई करना, बच्चों की देखभाल करना, सारे काम घर के फीमेल करती है, जबकि मेन हैज़ टू डू ऑल द वर्क आउटसाइड। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि भई मेन जो है वो घर के काम नहीं कर सकते या नहीं आता, बट सोसाइटी का जो स्टीरियोटाइप है उसके बेसिस पे हम कहते हैं कि विमेन हैज़ टू वर्क एवरीथिंग इनसाइड द हाउस एंड मेन हैज़ टू वर्क एवरीथिंग आउटसाइड द हाउस, ठीक है। when these jobs are paid for, men are ready to take up this work, ठीक है। अभी एक हार्श रियलिटी ये भी है कि विमेन को घर के काम करने का कभी पेमेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, बट अगर कोई मेल ये घर के सारे काम करता है तो वो उसके सामने पेमेंट मांगता है। ही wants that he should be paid, he should be rewarded. Women do not do some sort of paid work, but along with that there is that it is presumed that it is their responsibility to do domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition, ठीक है। हाँ, हमारे घर पे जो हाउस हेल्प्स आती हैं वो उनको हम पे करते हैं, ठीक है, वी डू पे देम, ठीक है। तो कुछ सॉर्ट ऑफ पेड वर्क हम कर लेते हैं, बट अपने घर में तो हमें कभी पेमेंट नहीं मिलती। क्या आप अपनी मम्मी को कभी अप्रिशिएट करते हो फॉर द थिंग्स शी डज फॉर यू? नहीं करते कभी। अच्छा खाना, हर माँ एक हर मील ऐसा बनाती है कि घर का हर इंसान वो पेट भर के खाए, भले फिर वो भूखी सो जाए, ठीक है। फीमेल को हम ये कहते हैं कि भई ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको खुश रखे, सबका मन भरे, सबका पेट भरे, पर उसकी वैल्यूएशन, उसकी रिकॉग्नाइजेशन कभी उसको नहीं मिलती, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है ना कि ये एक छोटे से घर का एग्जाम्पल अगर हम लें, तो जहाँ पे 4 लोग रहते हैं, ठीक है? और चारों की अलग-अलग पसंद है, पर माँ हमेशा ऐसा खाना बनाती है जहाँ पे भले उसको पसंद ना हो, बाकी 3 लोग शांति से पेट भर के खा सकें, उस तरीके से खाना बनाती है, घर के काम उस तरीके से हैंडल करती है, सबकी हर चीज़, हर डिमांड को सैटिस्फाई करती है। पर क्या कभी उस माँ को, उस विमेन को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, उस विमेन को उसके काम की वैल्यू मिलती है? कभी नहीं मिलती शायद, पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं पर वो कभी वैल्यू वो गेन नहीं कर पाती। अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या होता है पता है? हमें जो हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, हमने जो हमारे पेरेंट्स का देखा, वही हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं, ठीक है? सो द वे आपके पेरेंट्स वर्क करते हैं, आप भी अपनी जनरेशन में उसी तरीके से वर्क करोगे।
आप भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उसी तरीके से सिखाओगे, तो जनरेशन दर जनरेशन ये स्टीरियोटाइप्स आगे इसी तरीके से चलते रहते हैं। ये जो सोशल स्टिग्मा हम कहते हैं वो इसी तरीके से लगातार बढ़ता रहता है। जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, यहाँ पे हम कहते हैं कि विमेन का जो रोल है पब्लिक लाइफ में, स्पेशली पॉलिटिक्स में, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। आज भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, फीमेल पॉलिटिशियंस, जिनसे इंटरव्यूज में भी ये पूछा जाता है, भाई आप आपके घर के काम आप खुद करते हैं क्यों? वाई वाई शुड दिस क्वेश्चंस बी अराइजिंग? क्या आपके घर में आपके पेरेंट्स जब वर्क करते हैं तो वो हाउस हेल्प रखते हैं, वो खुद करते हैं, कुछ काम खुद करते हैं, कुछ काम अपने पार्टनर की हेल्प लेते हैं, कुछ काम अपने डोमेस्टिक हेल्पर्स की लेते। सो व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड अगेन एंड अगेन टू फीमेल पॉलिटिशियंस? आज भी लोगों के दिमाग में है, भले वो पॉलिटिक्स में चली जाए पर घर का काम तो वही करेगी, बहुत सारी जगह पे। अर्लियर पहले ऐसा था कि खाली मेन को अलाउ किया जाता था इन पब्लिक अफेयर्स एंड वोटिंग एंड लाइक कंटेस्टिंग इलेक्शंस, हर जगह पे मेन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था, ठीक है। बट विथ डिमांडिंग राइज इन द इक्वालिटी, हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए, मेल एंड फीमेल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ये बात जब लोगों में चर्चा उठने लगी, तो कहीं ना कहीं जो जेंडर इश्यूज थे इवन इन द पॉलिटिकल सिनारियो, वो बढ़ते चले गए, ठीक है। वो बढ़ते चले गए और लोगों में एक एजिटेशन था, देयर वाज अ डिफरेंट सिनारियो कि क्यों नहीं कर सकते। आज भी हम जब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है, लोअर ग्रेड्स में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्यों ऐसा पूछना भाई? आप पूछिए। तो आपको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेल मिला है जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर आपको इंदिरा गांधी याद रखना। क्यों एज इन फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट मेल, फर्स्ट फीमेल टू राइज माउंट एवरेस्ट? ये क्या क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछे जा रहे हैं? हमें जियो पॉलिटिकल सिनारियोस को समझाना है बच्चों को, पर हम क्या समझा रहे हैं? पहली महिला कौन थी, पहला मेल कौन था? हम यही दिन इसी चक्रव्यूह में गोल गोल घूमते रहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स आए डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा है, हमने नाइन्थ की पॉलिटिक्स में पढ़ा है कि भाई आज भी अरब कंट्रीज में फीमेल को वोटिंग राइट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज में मेल फीमेल का जो पॉलिटिकल सिनारियो वेरिएशंस हैं वो हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो जो वोटिंग राइट्स के लिए एजिटेशन होते रहे हर कंट्री में, तो उसके मद्देनजर रखते दिस एजिटेशन डिमांडेड एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी। पहले ये था कि गर्ल चाइल्ड को स्कूल्स में पढ़ने के लिए भी नहीं भेजा जाता था, पोस्ट सर्टेन ग्रेड उनको पढ़ना भी अलाउ नहीं था। बट ये जो अगर हम कहें वर्ल्ड स्टेज पे जो एजिटेशंस हुए, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लोगों ने अपने विमेन राइट्स के लिए लड़ना शुरू किया, अल्टीमेटली उनको पॉलिटिकल एज वेल एज लीगल जो उनको स्टेटस मिलना चाहिए कि भाई हाँ, बेसिक एजुकेशन और बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ इन द जॉब प्रोफाइल्स, बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ इन द सराउंडिंग, हर चीज़ में वो बढ़ता गया। आज हम बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो बेटी को पढ़ाने के लिए क्यों हमें ये स्लोगन्स लाने पड़े, क्यों हमें ऐसी स्कीम्स लानी पड़ी? ये सारे चीज़ें कहीं न कहीं ये जो एजिटेशंस हो रहे थे, ये जो लोगों के दिमाग में घर्षण पैदा कर रहे थे टुवर्ड्स वोटिंग राइट्स हो जाए क्या, या कहे जेंडर इक्वालिटी, डिमांडिंग जो इक्वालिटी हम डिमांड कर रहे थे उसके लिए, ठीक है। मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए जहाँ पे फीमेल को ना ही खाली पब्लिक लाइफ, ना ही खाली पॉलिटिकल लाइफ में, बट पर्सनल स्पेस में एंड फैमिली लाइफ में भी इक्वल राइट्स, इक्वल अधिकार के लिए बहुत
झगड़ना पड़ा है, या हम कहें बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए हैं जहाँ पे ये इक्वालिटी के लिए लड़े हैं। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ठीक है, समझो क्या कह रहे हैं कि भाई अगर हम पॉलिटिक्स में जेंडर डिवीजन को ध्यान रखें और उनको पॉलिटिक्स में एंटर करने दें, फीमेल या हम कहें विमेन को एक बार पॉलिटिक्स में एंटर करने दें, तो उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। ठीक है। पहली चीज, हमें एक विमेन का पर्सपेक्टिव मिलता है कि किस चीज़ों पे उन्हें चाहिए कि देश अच्छे से डेवलप करे। हमेशा एक हर एक इंसान अपनी एक सोच के साथ आता है, अपने एक नोशन के साथ ज़िंदगी शुरू करता है कि भाई हाँ, ठीक है, मुझे सोसाइटी में ये चेंजेस चाहिए, मुझे सोसाइटी में ऐसे चेंजेस चाहिए। तो अ फीमेल ऑल्सो वांट्स कि भाई हमें सिक्योरिटी मिले, हम सेफ एंड सिक्योर फील करें हमारे खुद के देश में, हमारी भी आवाज़ दबाई ना जाए, हमारी आवाज़ की भी कोई इम्पोर्टेंस हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक लाइफ में जो विमेन का रोल है वो हमने जैसे जैसे पॉलिटिकल सिनारियो में उनको एंट्रेंस दिया, फीमेल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया, धीरे धीरे हमें बहुत सारे सिनारियोज, बहुत सारे ऐसे चीज़ें समझ में आने लगी कि भाई नहीं, दिस आर ऑल्सो द पॉइंट्स दैट नीड्स टू बी फोकस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ। We now find women working as scientists. Yes, we do know. Doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women. ठीक है। पहले ये सारी जगह पे विमेन की प्रेजेंस आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल दिखती, ऑलमोस्ट हम कहते थे कि भाई यहाँ पे विमेन का काम करना ये औरतों की बस की बात नहीं, ऐसे सेंटेंस यूज किए जाते थे। बट आज यही सारी जगह पे आपको सबसे ज्यादा फीमेल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। दुनिया के कुछ ऐसे देश जिसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, लाइक द स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, यहाँ पे विमेन पार्टिसिपेशन को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर में, पब्लिक लाइफ में ये तीनों कंट्रीज ने अपने देश की विमेन को एक हायर अथॉरिटी दी है, बिकॉज ये ऐसा समझते हैं कि भाई विमेन की जो थिंकिंग पावर है, या हम कहें कि भाई जो सोच है, जो सिचुएशन हैंडल करने की कैपेसिटी है, वो मेल से काफ़ी ज़्यादा है। हमारी कंट्री में अगर सिचुएशन देखें तो इट इज़ स्टिल 50-50, इतना ज़्यादा नहीं है कि हाँ भाई हर जगह विमेन रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल रहा है, या हर जगह हम कहें कि नहीं, विमेन को इतना कुछ नहीं मिल रहा। बहुत सारे स्टेट्स आज भी हैं जहाँ पे विमेन को ऐसा ही कहा जाता है, लड़कियों को ऐसा ही कहा जाता है कि आपका काम है घर संभालना, आप कृपया घर संभालें। हमारा काम है, हम मर्दों का काम है कि हम कमा के आपको देंगे, आपको खाली घर चलाना आना चाहिए। ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे विमेन को बहुत अच्छे से एम्पावर किया जाता है, दे गेट एन इक्वल वर्क स्टेटस। बट आज भी पेमेंट डिस्क्रिमिनेशंस देखने को मिलते हैं। आज भी हम कहते हैं इंडिया इज अ मेल शोविनिस्ट कंट्री, या आज भी हम कहते हैं एक पेट्रियार्कल कंट्री है इंडिया, पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ठीक है, जहाँ पे द मेल गेट्स द मैक्सिमम एडवांटेज। ठीक है। विमेन फेस डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। महिलाओं की आवाज़ बहुत सारे तरीकों से दबाई जाती है, बहुत सारे तरीकों से उनके साथ भेदभाव होता है। ठीक है। अगर हम बात करें फ्रॉम द बेसिक एजुकेशन, तो जो लिटरेसी रेट अमंग विमेन है वो खाली 54% है एज कम्पेयर टू 76% अमंग मेन।
ठीक है। और जो गर्ल एंड बॉय का स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो है वो भी ऐसा ही है कि गर्ल्स को बहुत जल्दी स्कूल छुड़ा दी जाती है बॉयज़ के कंपेयर में। प्लस ऐसा कहा जाता है कि जो स्पेंडिंग क्वालिटी है, यानी कि पेरेंट जो पैसे खर्च कर सकते हैं बच्चों की पढ़ाई पे, वो गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन पे आज भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मेल बॉयज़। ठीक है, एजुकेशन रेदर देन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन एंड डॉटर। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं आज का जो 21st सेंचुरी का ज़माना है वहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ है, गर्ल एंड बॉय दोनों को इक्वल एजुकेशन, और पेरेंट ट्राई करते हैं कि दोनों को सेम दे सके, सेम लेवल ऑफ एजुकेशन दे सके। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके सामने कई बार पेरेंट्स भी घुटने टेक देते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी गर्ल चाइल्ड भी उतना ही पढ़े जितना बॉय चाइल्ड पढ़े, बट जो सोसाइटी में वो रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, वो उन्हें वो करने का अधिकार नहीं देते। द proportion of women among the highly paid and valued jobs is still very small. On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average male every day. Yet much of her work is not paid and therefore often not valued. ठीक है, बहुत सारी हाईली पेड जॉब्स जैसे साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, आर्मी नेवी, हर जगह फीमेल है। बट आज भी जो पे स्केल का वेरिएशन है, आज भी जो उनके पास सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आज भी हम कहते हैं कि एन एट एन एवरेज रोज़ाना एक महिला हर अपने घर के एक मर्द से 1 घंटा ज़्यादा वर्क करती है। शी वर्क्स 1 hour मोर। और वो ऐसा काम होता है, वो 1 घंटे का ऐसा काम होता है जिसकी कभी आज तक वैल्यू नहीं हुई है। ठीक है, हम कहते हैं विमेन आर गेटिंग जॉब एट द हाईएस्ट लेवल। ठीक है, हाईएस्ट, बहुत सारी कंपनी की सीईओ हैं, बहुत सारी कंपनियां खुद हैंडल करती है, पर क्या क्या उन्हें इक्वल वैल्यू में देखा जाता है, इक्वल स्टेटस में देखा जाता है? स्टिल दैट इज अ क्वेश्चन। The Equal Remuneration Act 1976 provides the equal wages should be paid to equal work. Women are paid less than men even when both do exactly the same work. हाँ, मैं exactly इसी की बात कर रही थी कि भाई 1976 में हमने एक एक्ट तो पास किया कि दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए, बट क्या आज भी इक्वल पे मिलता है? नहीं। इवन इफ द मेल एंड द फीमेल डज exactly same work, male gets paid higher as compared to female. ठीक है, एज कम्पेयर टू फीमेल, मेल को ज़्यादा ही पेमेंट दिया जाता है फॉर द सेम वर्क। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन एंड फाइंड ways to have the girl child abort before she is born। ठीक है, आज भी बहुत सारी जगह पे सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होते हैं। दे चेक आउट वेदर दे द चाइल्ड इन द मदर्स वोम इज मेल और फीमेल। फीमेल हो तो अबॉर्ट कर दिया जाता है, फीमेल फिटिसाइड जो हम कह रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे एमटीपी एक्ट्स अपडेट हुए हैं जिसके अंतर्गत हम सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते, बट बहुत सारे स्टेट्स स्टिल इन इंडिया वो सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं, वो सारी चीज़ें आज भी वहाँ होती है। और अल्टीमेटली वो क्या लीड करता है? दैट इम्पेक्ट्स टू द मेल एंड फीमेल रेशियो। मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो जो हम कहते हैं, उसकी वजह से नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड डिक्लाइन हुए। ठीक है, एज कंपेयर टू अगर हम बात करें पर 1000 मेल, पर 1000 बॉय, 119 अभी जो ये बड़ा है, दिस इज एन ओल्डर डेटा, बट तकरीबन 950 लड़कियां हैं पर 1000 बॉयज। कहीं कहीं स्टेट्स में तो ये 850 से 800 के बीच में भी आ जाते हैं। तो मेल एज टू फीमेल का जो सेक्स रेशियो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं ना कहीं वो हमें इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट कराने के पीछे एक पेरेंट के लिए भी बहुत सारे रीजंस होते हैं।
नॉट गेटिंग इक्वल स्टेटस, प्लस जो गर्ल की सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है उसके बेसिस पे भी देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट। में एग्जैक्टली इसी की बात करी थी। एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अर्बन एरियाज में विमेन बहुत ज़्यादा अनसेफ हैं। दे आर नॉट सेफ इवन व्हेन विद इन देयर ओन होम्स फ्रॉम बीटिंग, हरासमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। आज भी हम देखते हैं लड़कियों को डाउरी के लिए मारा जाता है। अ, उनको कई बार मार भी डाला जाता है। जो हम हमारे आजू बाजू बहुत सारे सेक्सुअल हरेसमेंट के किस्से सुनते हैं, हम बहुत बहुत बड़े केसेस देखते हैं। निर्भया केस जैसे हो गया, निर्भया जैसे कितने सारे केस रोजाना बनते हैं। बहुत सारी जगह पे उनको बहुत गंदी तरीके से नॉट ओनली जस्ट सेक्सुअली उनको हरेस किया जाता है, मेंटल हरेसमेंट होता है, बहुत गंदी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है। आज भी हमारी देश में ये सारे जो सिनारियोज हैं उस पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। हाँ, हम कहते हैं कुछ स्टेट्स हो गए, कुछ सिटीज़ हो गए, वो वुमेन के लिए सेफ हैं, बट नॉट एवरी सिटी इज़ सेफ, नॉट एवरी स्टेट इज़ सेफ। आज भी हम कहते हैं कि लड़कियां दिल्ली में रात को घूमने के लिए डरती हैं। आज भी हम कहते हैं कि भाई हमारी लड़की घर से निकली तो है, घर सही सलामत आए तो हम अपने आप को नसीबदार समझते हैं। इट इज़ आर लाइक हमारा एक सुख है कि हाँ भाई बेटी घर से पढ़ने के लिए निकली है और वो सही सलामत घर आ रही है। ठीक है, आज भी बहुत ज़्यादा हरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशंस और रोज़ाना डेली जो वॉयलेंस होता रहता है। फॉर डॉरी हो गया, छोटे छोटे काम के लिए हो गया, लोगों की मेंटालिटी सोसाइटी के नॉर्म्स के वजह से बहुत फीमेल आज भी सुसाइड करती हैं, बहुत फीमेल्स को आज भी मारा जाता है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं हम जो कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इफ़ वी वांट अ सोसाइटी वेयर मेल एंड फीमेल शुड बी इक्वल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमें वर्क करना है, जिस पे हमें वर्क करना है। विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखने जाएं, विमेन को पॉलिटिकल साइंस या हम कहें पॉलिटिक्स में वैल्यूएशन की बात करने जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पर कहीं ना कहीं हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढा है। हमने रिजर्वेशंस बनाए हैं। हम कहते हैं कि अगर कोई फीमेल इलेक्शन लड़ना चाहती है अगेंस्ट अ मेल, ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस वो फेस करती हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग, फाइनेंशियल हेल्प हो गया, फैमिली सपोर्ट हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे सपोर्ट्स होते हैं जहाँ पे मेल बहुत पावरफुल होने की वजह से एक फीमेल को मेंटली या सेक्सुअली हरास करके भी उसको दबा देते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है उसके अगेंस्ट हमने बहुत सॉल्यूशंस पे वर्क किया है। हमने मोर women टू बी इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए विमेन रिजर्वेशन बिल्स पास किए हैं। उसको अगर हम बात करें तो जो विमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर है वो आज भी कम है। स्टेट के लेजिस्लेचर्स में आज भी विमेन रिप्रेजेंटेशन कम है, बट द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड विमेन इन लोकसभा has touched 12% of its total strength for the first time in 2014। 2014 का जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा 12% ऑफ विमेन रिप्रेजेंटेशन देखा। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली आज भी 5% से 10% के बीच में वेरी करता है। Women's participation in among the bottom groups of nations in the country, in the world when compared for participation of the women in national parliament। ठीक है, cabinets are largely all male even when a woman becomes the chief minister or the prime minister। ठीक है, अभी देखो ये सारे जो पॉइंट्स हैं कि हम कह रहे हैं हमने 33% रिजर्वेशन रखा है। जो भी इलेक्शन की सीट्स होती हैं, बी इट स्टेट इलेक्शंस, बी इट लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है, हम 33% ऑफ सीट्स रिजर्व्ड रखते हैं फॉर द फीमेल। ठीक है, बट वही सारी 33% सीट्स पे विमेन ही इलेक्ट होके आए वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अभी जो इलेक्ट होके आती हैं, ठीक है, इन द नेशनल पार्लियामेंट,
वो आज भी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, ठीक है। और अगर वो इलेक्ट होके चीफ मिनिस्टर भी बन जाए या देश की प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, बट उसका जो कैबिनेट होगा वो मोस्टली मेल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ होगा, उसके मेल काउंटर पार्ट्स ज़्यादा होंगे। इवन इफ़ यू लुक एट करंट डे, हमारा जो गवर्नमेंट है, ठीक है, द रीसेंट 2024 वाला जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जो कैबिनेट मिनिस्ट्री बनी है उसमें आप हार्डली देख पाओगे कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी निर्मला सीतारमन जी के पास है। बाकी आपको हार्डली कोई मिनिस्टर दिखेगा। पहले स्मृति ईरानी जी थी एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, बट इस टर्म में वो भी उनके पास वो मिनिस्ट्री नहीं रही है, ठीक है। तो अगर हम देखने जाएं तो आज भी विमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। हाँ, आपको लोकसभा में देखने को मिल जाएंगे विमेन जो इलेक्ट होके आए हैं, ठीक है। बट आज भी जो 33% का जो रेशियो है वो नहीं मीट अप हो पा, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स है विमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल सिनारियो, उसके लिए हमने जो सॉल्यूशंस पे वर्क किया है वो देखते हैं। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव पोर्शन ऑफ वुमेन, मैंने जैसे बोला विमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ठीक है, जहाँ पे 1/3 ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में जो सीट्स है, बीट पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसपैलिटीज, वहाँ पे विमेन को रिजर्वेशन दिया जाए। नाउ देयर आर मोर देन 10 lakh इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटिंग इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। आज भी अ, ये जो विमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट हमने पास किया उसके बाद से हम देखते हैं कि भाई 1/3 ऑफ द लोकल बॉडीज, जैसे कि पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो गए, वहाँ पे विमेन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। 10 लाख के तकरीबन विमेन आज लोकल बॉडीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट क्या क्या वो सच में अपने पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आज भी उनको मेल काउंटर पार्ट्स पर डिपेंड करना पड़ता है? Women organization and activists have been demanding a similar reservation of at least 1/3 seats in the Lok Sabha and state assemblies for women. A bill with this proposal has been pending before the parliament for more than a decade. ये पास हो चुका है, ठीक है, and there is no consequences over this among all the political parties. The bill has not been passed. बिल अभी अभी पास हुआ है इन द लास्ट टर्म, ठीक है, तो ये अपडेट नहीं हुआ है। बहुत जैसे जिस तरीके से लोकल बॉडीज़ में रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था, उसको ध्यान रखते हुए बहुत सारे विमेन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज़ और एक्टिविस्ट ने ये ध्यान रखा है, यही क्वेश्चन को अराइज किया है फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, और उसके अंतर्गत बिल पास हुआ है इन द लास्ट टर्म ऑफ पीएम मोदी। एंड वहाँ पे वो सोशल जो डिवीजन था, वो जो रिजर्वेशन फीमेल मांग रहे थे 1/3 रिप्रेजेंटेशन का, वो वर्कआउट हुआ है, ठीक है। जेंडर डिवीजन शोज दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। एंड हमको ये समझ आता है कि अगर हम जेंडर के बेसिस पे डिवीजन देखें तो थोड़ा बहुत सोशल डिवीजन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। क्यों होना चाहिए? ताकि जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है, जो विमेन को अपना बेनिफिट मिलना चाहिए, वो आगे आए। विमेन की जो प्रॉब्लम है, जो डे टू डे उनके साथ जो हम कहते हैं कि जो वो फेस कर रहे हैं, रिगार्डिंग डाउरी हो गया, रिगार्डिंग अगर हम कहें जो सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क है, वो सारी चीज़ों को जो काम जो देखना है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमें समझ आना चाहिए कि भाई हाँ, अगर ये लोगों को पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो वो अपने वॉइस को रेस करके एट द नेशनल लेवल वो बता सकते हैं। दिस शोज दैट द डिसएडवांटेज्ड groups do benefit when social division become a political issue. एक्चुअली बहुत सारे लोग, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जो सोशल डिवीजन है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि वुमेन आर नॉट इक्वल, ठीक है, तो जो इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं वहाँ पे अगर उनकी फीमेल काउंटर पार्ट है
तो उसको नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे रॉन्ग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, रॉन्ग मेथड्स यूज़ करते हैं, जो कहीं न कहीं उस विमेन को डीमोटिवेट करते हैं, विमेन को इम्पैक्ट करते हैं। तो क्या हम ये समझें कि women could have made the gains we noted above if their unequal treatment was not raised in the political। अगर जो उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट है वो पॉलिटिकल सिनारियो में रेज नहीं किया जाता, सॉरी नहीं किया जाता, तो क्या उनको कोई फायदा होता? ये क्या हम सोच सकते हैं? एग्जैक्टली अगर हम बोले कि अगर द फीमेल इज नॉट अलाउड टू रेज द वॉइस वट एवर शी इज सफरिंग, तो कैसे हम कहें कि भाई हाँ ये चीज़ विमेन के लिए हम वर्कआउट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि भाई नहीं विमेन के लिए ये फायदे में है। जब तक आप एक पर्सन के, एक जेंडर के मन की बात नहीं जानते, विमेन व्हाट डज शी गोज थ्रू हर एंटायर लाइफ, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता, तो आप सॉल्यूशन क्या ढूंढोगे? ठीक है, इफ यू डोंट नो द प्रॉब्लम, आप उसके सॉल्यूशन पे कैसे वर्क करो? ठीक है, तो जेंडर इन पॉलिटिक्स, ठीक है, विमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए टू वर्क आउट मोर ऑन द प्रॉब्लम्स दैट विमेन फेस इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में हर छोटे छोटी चीज़ों में विमेन को क्या प्रॉब्लम है, जिस तरीके से मेल प्रॉब्लम्स को आंसर आउट किया जाता है, उसी तरीके से विमेन को जो आप खाली सो कॉल्ड लॉज में बांधते हैं वो एक्चुअल में एक्सरसाइज करने चाहिए। नेक्स्ट वन इज रिलीजन। जेंडर को हमने समझा पॉलिटिकल साइंस के बेसिस पे, पॉलिटिक्स में। अब बात करते हैं रिलीजन की, धर्म जात पात। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं तो इंडिया को हमने एक सेक्युलर स्टेट बोला। हम कहते हैं इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट जहाँ पे हर पर्सन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस हिज और हर ओन रिलीजन। हम किसी को धर्म के नाम पे बांधते नहीं हैं। हमने किसी को ये नहीं बोला है कि नहीं, यू आर फ्रॉम एक्स वाई जेड रिलीजन, यू नीड टू चेंज इट टू दैट। इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं, इंडिया का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, यानी कि हम कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करते। ठीक है, कम्युनलिज्म वर्ड समझो। कम्युनलिज्म वर्ड बहुत भारी लगता है, बट कम्युनलिज्म एक टर्म है जहाँ पे अ पर्सन फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिलीजन जो वो प्रैक्टिस करता है वो वही कंटिन्यू करेगा, बट दूसरे रिलीजन को वो हमेशा निग्लेक्ट करेगा, हमेशा वो उसको काउंटर करेगा, हमेशा वो दूसरे धर्म के लोगों को इग्नोर करेगा, या हम कहें कि उनके अगेंस्ट ही रहेगा। कम्युनलिज्म फॉलो करने वाले या कम्युनल लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि हमारा ही रिलीजन सुप्रीम है, देयर इज नो अदर रिलीजन एग्जिस्टिंग। अगर है तो हम उसको नहीं मानते, हमेशा हम उसको नीचा दिखाएंगे, हमेशा हम उसको अटैक मोड पे ही रहेंगे उसके अगेंस्ट। आज आप इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारे ऐसे लीडर्स देखते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे लीडर्स ऐसे देखते हैं जो रिलीजन के बेसिस पे लोगों को भड़काते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग देयर कैंपेन ऑफ द इलेक्शंस और वो सारी चीज़ें। ठीक है, अभी सोशल डिवीजन जो है बेस्ड ऑन रिलीजन, हम कहते हैं एक इंडिया ऐसा सेक्युलर स्टेट है और इंडिया का एक टैगलाइन है वासुदेव कुटुंबकम, अ फैमिली वेयर एवरीवन स्टेज टुगेदर बिसाइड्स एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर कास्ट। ठीक है, हम कहते हैं हमारे लिए सारे धर्म एक हैं। ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें तो हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सिख हो गए, पारसीज हो गए, बहुत सारे बुद्धिज़्म फॉलो करने वाले लोग भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो कोई धर्म नहीं फॉलो करते। सबके लिए इंडिया में जगह है। देश में बहुत विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली एक ही रिलीजन फॉलो किया जाता है,
जैसे आयरलैंड की बात करें तो इट इज़ कम्प्लीटली क्रिश्चियनिटी वाला देश है, यहाँ पे क्रिश्चियन लोग ही रहते हैं, जहाँ पे भी कैथोलिक्स हो गए, प्रोटेस्टेंट्स हो गए, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मिक्स लोग रहते हैं, दोनों कम्युनिटी, दोनों रिलीजन के, या हम कहें क्रिश्चियनिटी के ही दो डिवीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जेंडर की तरह, तो अगर हम कहें कि इंडिया में जो रिलीजन है वो ऑफनली कब यूज किया जाता है, ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन्स, एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करके कैंपेन किए जाते हैं। ठीक है, कौन से स्टेट में कौन सा रिलीजन बहुत वाइडली अवेलेबल है, कौन से रिलीजन के लोग ज़्यादा यहाँ पे हैं, उस तरीके से करा जाता है। और काउंटर में सामने वाले जो कम माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, माइनॉरिटी रिलीजन को हमेशा अटैक किया जाता है। ठीक है, कनेक्शन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये समझने से पहले हमको ये समझना है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको अ, एक टाइम था इन द ईयर 2004 व्हेन मनमोहन सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बहुत ही फेमस डायलॉग है फ्रॉम द मूवी नमस्ते लंदन, अक्षय कुमार बोलता है इंग्लैंड में कि वी आर फ्रॉम अ नेशन where the maximum amount of people voting are Hindu. They vote out for a Sikh president, सिख प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो सिख प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट करते हैं। अ, और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी एक्चुअली एक क्रिश्चियन छोड़ देते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ठीक है, और वो प्राइम मिनिस्टर का ओथ, मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेते हैं, ही टेक्स द ओथ अंडर अ मुस्लिम प्रेसिडेंट। उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे हमारे लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, तो अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट थे जब मनमोहन सिंह ने पीएम की पोस्ट का अपना ओथ लिया था, एंड ही बिकेम पीएम आफ्टर कांग्रेस विनिंग द इलेक्शन, जहां पे सोनिया गांधी जी एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर बननी चाहिए थी, बट उन्होंने अपनी सीट किनके लिए छोड़ दी थी, मनमोहन सिंह के लिए, जो कि सिख थे। ठीक है, और उनको वोट किसने दिया था, लाइक हम कहे तो 97% ऑफ द कंट्री जहाँ पे हिंदूज रहते हैं, हिंदूज ने वोट किया था इनके लिए। ठीक है, तो ये एक सेक्युलरिज्म हमारे देश में देखने को मिलता है कि भाई हाँ, हम ये नहीं देखते कि वो कौन से धर्म का है, हम ये देखते हैं वो पर्सन कितना एलिजिबल है उस पोजीशन के लिए। ठीक है, कनेक्शंस अगर हम देखें रिलीजन और पॉलिटिक्स के, तो लॉन्ग बैक फ्रॉम आवर हिस्ट्री, जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ वो भी कहीं ना कहीं रिलीजन के बेसिस पे हुआ था। गांधी जी यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी का मानना था कि हम कभी भी धर्म को पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। बाय रिलीजन ही डज नॉट मीन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। वो रिलीजन के नाम पे हिंदू मुसलमान नहीं बता रहे थे, बट लोगों की अपने धर्म के प्रति एक मोरल वैल्यू को बता रहे थे। हर धर्म हमें एकता सिखाता है, हर धर्म हमें भाईचारा सिखाता है, कोई एक दूसरे को मारना नहीं सिखाता। तो इसी वैल्यूएशन के साथ गांधी जी ऐसा कहते थे कि हम कभी पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग नहीं कर सकते। ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। उस पर्टिकुलर रिलीजन के जो एथिक्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करना चाहिए या उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हम किसी एक धर्म को सुपीरियर स्टेटस नहीं देना चाहते, ना ही किसी एक धर्म को इंफीरियर स्टेटस देना चाहते हैं। ह्यूमन राइट ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी। देखो, पॉलिटिक्स में जब भी रिलीजन आता है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में हमने देखा है दंगे फसाद होना। ठीक है, अगर हम बात करें देश के वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनल राइट्स, तो जो गोधरा कांड हुआ था गुजरात के। ठीक है, कुछ
भक्त थे जो अयोध्या जा रहे थे, राम मंदिर जो अभी बन गया है उसकी उसके लिए जो जहाँ पे वो पहले था वो पूरा बहुत बड़ा इशू है। आई एम कीपिंग इट शॉर्ट। ठीक है, तो वो ट्रेन में जा रहे थे तो कुछ अदर कम्युनिटी के लोगों ने वो ट्रेन को जला दिया था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हुए थे गुजरात में इन द ईयर 2002। ठीक है, और उसके मद्देनज़र बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो दोनों काउंटर पार्ट्स पे नहीं होनी चाहिए थी। हिंदूज के काउंटर पार्ट पे भी नहीं होनी चाहिए थी एंड अदर जो रिलीजन था उनके काउंटर पार्ट पे भी नहीं होनी चाहिए थी। बहुत द अदर काउंटर पार्ट जो थे उनके फीमेल को या उनके घर के बीवी बच्चों को बहुत हरास किया गया। उनके ऊपर ना ही खाली मेंटल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट भी बहुत भारी मात्रा में हुआ था। ठीक है, तो बहुत जब भी ये कम्युनल राइट्स होते हैं, जब भी दो कम्युनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आगे एक दूसरे से लड़ती हैं, तो जो माइनॉरिटी में होते हैं उनको भी उतनी ही तकलीफ होती है। उनके घर में जो फीमेल हैं या जो बच्चे हैं उनको भी इतनी प्रॉब्लम होती है, और जो मेजॉरिटी में होते हैं उनके भी बीवी बच्चों को इतनी ही प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये कहते हैं हमारे देश में कि भाई जब भी देश में दंगे फसाद होते हैं ना, तो जो माइनॉरिटी में होते हैं उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और ये डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट ये जो रिलीजियस माइनॉरिटी में है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स ले। जो रिलीजियसली माइनॉरिटी में है उनको उनके रिलीजन को बचाने के लिए, उनको उनके रिलीजन के एथिक्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले, क्योंकि जब भी दंगे फसाद होते हैं तो माइनॉरिटी है वो हमेशा विक्टिम में आ जाती है। ठीक है, women's movement has argued that family laws of all religions discriminate against। अभी बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती थी इन हिंदुइज्म, लाइक विडो रीमैरिज नहीं होना था, सती सिस्टम जो चलती आ रही थी। ठीक है, सती सिस्टम को तो राजा राम मोहन रॉय ने उसी टाइम पे गवर्नमेंट के साथ बैठ के क्लियर आउट किया था। आज सती सिस्टम हम फॉलो नहीं करते, ना ही हम चाइल्ड मैरिज या विडो रीमैरिज में मानते हैं। ट्रिपल तलाक का जो किस्सा था वो मोदी जी ने अभी थोड़े साल में क्लियर आउट किया है। तो विमेन क्या कहती है, विमेन ये कहती है कि हर धर्म के जो रूल हैं फॉर फीमेल, वो आज भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। वो ऐसा डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि ये जो फैमिली लॉज है वो हर किसी के लिए इक्वल हो जाए, दे शुड बी मेड इक्विटेबल। आज भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं अलग अलग धर्म में जो फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे सती सिस्टम हमने अबॉलिश किया, चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया, विडो री मैरिज एक्ट, ट्रिपल तलाक, तो ये जो है वो हमने ऑलरेडी वर्कआउट करे हैं। बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ फैमिली लॉज जो हर धर्म के लोग की महिलाएं फेस करती हैं, उसको कहीं ना कहीं हमें सॉल्व आउट करना। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स ओवर रिलीजन। चलो, हम कहते हैं कि धर्म में पॉलिटिक्स, या हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में हम रिलीजन को लाके हमारा मकसद पूरा करें। मकसद पूरा करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो क्या करा जाए, ये अच्छा है या बुरा है? ठीक है, क्या हम धर्म के नाम पे दो अलग अलग धर्म के लोगों को लड़ाए और हमारा फायदा देखें पॉलिटिक्स के सिनारियो से, या हम धर्म को साइड पे रख के उस धर्म की जो एथिक्स है उसको वर्क करके देश को एक सेक्युलर स्टेट में अच्छे से चलाए? ठीक है, आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन कैन एंड परहैप्स शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर हमें देश अच्छे से वेल बैलेंस्ड वे में चलाना है तो हर धर्म की जो आइडियाज हैं, जो आइडियोलॉजी है, जो वैल्यूज है,
जो कहीं ना कहीं हमें एक स्मूथ रन के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करे। ठीक है, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। दे शुड प्ले अ रोल इन पॉलिटिक्स। Those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, वो कुछ टाइम उस पॉलिटिकल पावर से कोई पर्टिकुलर रिलीजन में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक का किस्सा है, ठीक है, तो उन सब को हटाने में जिनके पास पॉलिटिकल पावर है, वो ये सारी चीज़ों में हटाने में हमें मदद करें। दिस पॉलिटिकल एक्ट acts are not wrong as long as they treat every religion equally। तो ये जो पॉलिटिकली हम एक्ट पास करते हैं, लाइक ट्रिपल तलाक का एक्ट जो अबॉलिश किया हमने, ट्रिपल तलाक अबॉलिश किया, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा है, अनटिल एंड अनलेस उससे कुछ गलत नहीं हो रहा, तो ये जो सारे पॉलिटिकल एक्ट्स हैं वो सारे रिलीजन के लिए एक होने चाहिए। ठीक है, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली एज फॉर एवरी रिलीजन। ठीक है, कम्युनलिज्म या आइडिया ऑफ कम्युनलिज्म अगर हम बात करें, तो हमारा देश हम कहते हैं सेक्युलर स्टेट है, यहाँ पे हर धर्म को हमने इक्वल पोजीशनिंग दी है। बट कम्युनल यानी कि कुछ लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है, पीपल बिलोंगिंग टू अ सेम रिलीजन शुड फॉर्म अ नेशन and in the process the power of state is used to establish domination of one religious group over the। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ वो इसी बेसिस पे, हिंदू एंड इस्लाम या मुस्लिम्स के बेसिस पे। तो हम चाहते थे कि भाई इंडिया एक ऐसा स्टेट रहे जहाँ पे हर धर्म को इक्वल महत्व दिया जाए, या हर धर्म प्रैक्टिस करने की लोगों को इजाज़त हो। जबकि पाकिस्तान जो बना, दैट वाज कम्प्लीटली अ कम्युनल स्टेट। वहाँ पे खाली मुस्लिम्स को रहने की परमिशन थी। वहाँ के लोगों के दिमाग में ये मेंटालिटी थी कि हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहाँ पे खाली एक ही धर्म के लोग हों, ताकि हमें देश चलाने में इजी रहे। और हम जो डोमिनेशन चाहते हैं, अगर गिने चुने दूसरे धर्म के लोग हैं, फिर भी हम उनके ऊपर हमारा दबदबा बनाए रखें। ठीक है, बन गया पाकिस्तान कम्युनल स्टेट और हम रह गए सेक्युलर स्टेट। पर हम कहाँ, पाकिस्तान कहाँ? हिस्ट्री नोज एवरीथिंग। ठीक है, पाकिस्तान को कम्युनल स्टेट बनना था, ओनली इस्लाम स्टेट बनना था, बन गया ओनली इस्लाम स्टेट। क्या ले लिया खाली इस्लाम स्टेट बन के? ठीक है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म को थोड़ा और बड़े दायरे में समझते हैं। ठीक है, religion is expressed in politics in exclusive and partition terms, when one religion and its followed are pitted against other। यहाँ पे क्या होता है ना, कि अगर हम कम्युनलिज्म को बड़े दायरे में देखें, बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एक ही धर्म के लोग जो हैं वो ऐसा चाहते हैं कि हमारा ही सब कुछ रहे, हम ही यहाँ के राजा हो और हमारी प्रजा हमारी ही रहे। तो जो उनके अगेंस्ट जाते हैं या जो उनके बात को नहीं मानते, उनके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें वो प्रैक्टिस आउट करते हैं। रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, ठीक है, और जो फॉलोअर्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट वही खड़े रहें, ठीक है, उनके लिए कोई और ना आए इन द अपोजिशन। ठीक है, बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन। ये लोग हमेशा अपने धर्म को दूसरे धर्म के अगेंस्ट सुपीरियर बताते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द चाइल्ड इज टॉट कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है एज कंपेयर टू एवरी अदर रिलीजन। द डिमांड ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू अदर।
और जो ये रिलीजियस ग्रुप्स डिमांड करते हैं वो हमेशा दूसरे रिलीजियस ग्रुप के अगेंस्ट में ही होती है। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं कि नहीं यहाँ पे यही धर्म के लोग रहते हैं, तो इनकी ही जो डिमांड्स हैं उसको सैटिस्फाई करा जाए। और कहीं ना कहीं ये लीड करता है अल्टीमेटली टू स्टेट पावर। लाइक स्टेट्स में ये चीज़ें बहुत कॉमन हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे स्टेट्स में हम कहें कि कम्युनल बेसिस पे गवर्नमेंट बनती है। कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ ही उनको एज इन गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अ, और इसी पूरे चीज को हम क्या कहते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स। वी आर प्रायोरिटाइजिंग ओनली अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, या हम कहें पर्टिकुलर रिलीजन, जो अपने ही सोच को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने आप की सुपीरियोरिटी बताना चाहता है और दूसरे धर्म के लोगों को दबाना चाहता है, ठीक है। कम्युनल टू कम्युनल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी, ठीक है। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम, इसीलिए वो ये चाहते हैं कि हमारे जैसे लोगों की जो जिनकी सोच सेम है वही इस पॉलिटिक्स में एंटर करे। इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन के नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी। इनके दिमाग में ये फिट किया जाता है कि अलग अलग धर्म के लोगों की सोच एक नहीं हो सकती, और जहाँ पे एक सोच नहीं हो सकती तो वो सब साथ में कैसे आ सकते हैं, वो सब अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो डिफरेंट रिलीजन के लोग साथ में ना आए, एक ही रिलीजन के लोग साथ में आके देश चलाए, दैट इज व्हाट कम्युनल पॉलिटिक्स वांट्स, ठीक है। सिचुएशन एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर डिफरेंट रिलीजन, ठीक है। हमने हमारे देश में कोई रिलीजन को नेशनल रिलीजन का दर्जा नहीं दिया, ठीक है। और हम हर धर्म के लोगों की इक्वल, अगर हम बात करें तो इक्वल महत्वता देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं हमको, हम उनको। इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सेम कॉमनैलिटीज, दिस आर सुपरफिशियल एंड मटीरियल। आज के लोगों की सोच को अगर समझें कि अगर आप अलग अलग धर्म को फॉलो कर रहे हैं बट आपकी सोच कॉमन है टुवर्ड्स द ग्रोथ, तो ये एक हवाई अ, हम कहे ख्याली पुलाव जैसी बात होगी। वो सुपरफिशियल है, इमटेरियल है, कोई मायने नहीं रखता, वो सच है ही नहीं, ठीक है। वो पॉसिबल ही नहीं है कि अलग अलग धर्म के लोग की सोच एक जैसी हो। देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अकाउंट। ये ऐसा है, इनका मानना ऐसा है कि भाई अलग अलग लोग हैं, इनकी सोच अलग अलग है और झगड़े दंगे फसाद होंगे ही होंगे। In its extreme form, communalism leads to the belief that people belonging to different religion cannot live as equal citizen in one country. ये इतनी हद तक ये लोग सोचते हैं कि अगर हम बात करें तो अलग अलग धर्म के लोग एक देश में साथ रहने लायक भी नहीं है। ये ऐसा मानते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग अगर साथ में रहते हैं तो हमेशा सबके पीओवी अलग होंगे, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और हम देश अच्छे से चला नहीं पाएंगे। ईदर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशन। ये ऐसा सोचते हैं या तो हमें दूसरा देश बना देना है या फिर हम डोमिनेंस में हैं तो हम ही इन पे दबदबा बनाए रखेंगे, ठीक है। कम्युनलिज्म एक्चुअली कोई फंडामेंटल के साथ नहीं आता, इट इज़ अ फ्लॉ, इट इज़ अ लूप होल है एक, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं बीइंग इन द सेक्युलर स्टेट हमें कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता टू फॉलो वन पर्टिकुलर रिलीजन। तो पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। अब हम धर्म के नाम पे ही ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों देखें, जब हमारे ही घर में हम एक ही धर्म के होने के बावजूद
किसी पर्टिकुलर चीज़ पे हमारे अलग अलग पीओवीज हो सकते हैं। तो ये तो पूरा देश है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग धर्म जात पात के लोग रहते हैं। तो एक ही रिलीजन अगर हम बात करें, पीपल ऑफ वन रिलीजन, उनमें भी सेम इंटरेस्ट नहीं होता, सेम अगर हम बात करें तो हर किसी का पीओवी एक ही पॉइंट पे अलग अलग होता है। तो हम उसको, ये जो हमारा फंडामेंटल लॉ है उसमें एक लूप होल देख लेते हैं कि भाई घर में ही सबको अलग अलग बात करनी होती है, सबके बोलने के उठने बैठने के तरीके अलग हैं, तो हम ये देश में कैसे एक्सेप्ट करें? देयर आर मेनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी, ऑल दिस वॉइसेस हैव अ राइट टू बी हर्ड। ठीक है, हर एक कम्युनिटी में सबका अलग अलग पीओवी, और हर किसी की बात सुननी और समझनी चाहिए हमें। हम ये चीज़ बहुत ध्यान से देखते हैं, समझते हैं कि बी इट एनी रिलीजन, सबकी मान्यता अलग होती है, सब कोई उठता बैठता अलग है। हम ये नहीं कहते कि हाँ हम हिंदू हैं तो हम ये चीज़ है कि हम करेंगे ही करेंगे, हम मुसलमान हैं तो हम ये चीज़ करेंगे ही। सबकी अलग अलग मान्यता होती है और हर कोई अपनी मान्यता पे अड़िग रहता है, और उसे उसकी जो सोच है, उसकी जो मान्यता है, वो लोगों तक पहुंचाने का पूरा अधिकार है। Any attempt to bring all followers of one religion together in context other than religion is bound to suppress many voices within that community। ठीक है, तो अगर कोई अटेम्प्ट बनता है एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को साथ लाने का, ठीक है, तो उसमें भी अंदर ही अंदर बहुत सारे डिफरेंस ऑफ पीओवीज की वजह से अंदर ही अंदर कम्युनिटी में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जो ज़्यादा लोग इकट्ठा कर लेता है वो कम लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, तो सेम कम्युनिटी में भी ये सारी चीज़ें चलती है। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म बहुत सारे अलग अलग मुखौटों के साथ आता है। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ। दिस रूटीन इन्वॉल्व्स रिलीजियस prejudice, stereotypes of religious community, and belief in their superiority of one's religion over the अदर। ठीक है, सबसे कॉमन चीज है लोगों की अपने धर्म के प्रति मान्यता। मैं किसी के धर्म के अगेंस्ट नहीं बोल रही, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को नहीं नुकसान पहुंचाना चाहती, बट एक पीओवी है कि भाई हर इंसान अपने धर्म को ऊपर ही रखता है। हर इंसान के लिए वो जो धर्म फॉलो करता है, वो जिस भगवान को मानता है, वो जिस गॉड को मानता है, जिस फॉर्म ऑफ गॉड को मानता है, उसको हमेशा ऊपर रखता है, और वो अपने डेली रूटीन में भी उनको बहुत अच्छे से इन्वॉल्व करता है। कोई मूर्ति पूजा में मानता है, कोई रोज़ मंदिर जाने में मानता है, कोई रोज़ डेरासर जाने में मानता है, कोई रोज़ एवरी संडे चर्च जाने में मानता है, कोई रोज़ 5 बार नमाज़ पढ़ने में मानता है। तो वो हर चीज़ जो है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन की अपनी जो रिचुअल्स हैं उनमें मानता है, ठीक है। वो वही सोच के साथ आगे बढ़ता है कि माय रिलीजन इज द सुपर मोस्ट, मेरा रिलीजन हमेशा सबसे ऊपर है अदर देन द अदर रिलीजन। A communal mind often leads to a quest for political dominance of one owns religious community। कोई अगर पॉलिटिकल डोमिनेंस में आना चाहता है, ठीक है, कोई अगर पॉलिटिक्स में बड़ा दबदबा बनाना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं वो एक कम्युनल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है। उसका कहीं ना कहीं एक कम्युनल माइंडसेट होता है कि हाँ भाई, अगर हम मेजॉरिटी कम्युनिटी की बात करें तो उसका माइंडसेट कैसा होगा? कम्युनलिज्म टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजॉरिटन डोमिनेंस। यानी कि अगर वो कम्युनिटी मेजॉरिटी में होगी उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी एक्स वाई जेड प्लेस जहाँ पे हिंदूज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर रिलीजन, तो वहाँ पे अगर वो जो लीडर है वो एक कम्युनल माइंडसेट के साथ है कि नहीं, आई वांट माय हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू बी एट द टॉप मोस्ट थिंग, मेरे लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए, और वो वहाँ पे इलेक्ट होके आता है, वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, तो वो मेजॉरिटेरियन
डोमिनेंस बन जाती है। ठीक है, समझ आ रही है बात? अगर मैं कहूँ कि माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो कम्युनलिज्म कैन टेक द फॉर्म ऑफ डिजायर टू फॉर्म अ सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। हम बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, इसके बाद वाला चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें देखेंगे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि प्योरली बेस्ड ऑन कम्युनलिज्म बनी है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के बेसिस पे वो पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट हुई हैं। वो माइनॉरिटी में है, बट वो चाहते हैं कि हम एज अ सेपरेट यूनिट वर्कआउट करें, सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट वर्कआउट करें। ठीक है, तो जब भी किसी को पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहिए, वो कहीं ना कहीं कॉम्युनल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इज अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। यहाँ पे क्या होता है ना, दिस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सेक्रेट सिंबल, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील एंड प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल। जब भी आप ये इलेक्शंस आए ना, तो जो कैंपेन होती है इन द डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो जो पॉलिटिकल साइंस समझना है, तो आपको रोज इंडिया की जियो पॉलिटिक्स को समझना। ठीक है, तो आप देखो कि भाई जब भी इलेक्शंस आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फोकस आउट करती हैं, उनके सिंबल्स को यूज करती हैं, उनके लीडर्स को इम्पोर्टेंस दे के अपने साथ डायस पे बुलाती हैं, अपने साथ स्टेज शेयर करने के लिए बोलते हैं। वहाँ के लोगों को, उस पर्टिकुलर धर्म के लोगों को उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उस तरीके से उन्हें कनेक्ट करती है, और एक दिमाग में डर पैदा करती है कि भाई अगर हमारे साथ ऐसा हुआ, हम माइनॉरिटी में हैं या हम यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंटेशन कम है, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ, तो उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि आपने हमें वोट नहीं दिया। एंड पीपल विद देयर ओन सिक्योरिटी फियर्स, वो उनके लिए वोट करते हैं। ठीक है, in electoral politics, this often involves special appeal to the interest or emotion of voters of one religion in preference। तो बेसिकली इलेक्शन के टाइम पे वोट बैंक्स होती हैं, वोट बैंक्स और कुछ नहीं, बट वो पर्टिकुलर लीडर को यहाँ से तो यही चुन के आएगा, वो वाला रिजर्व थिंग। ठीक है, तो जब भी वोटिंग वगैरह होती है, तो लोगों को उनके माइंड के साथ खेल के, उनके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, उनके इमोशंस के साथ एक पर्टिकुलर रिलीजन में बांधा जाता है। बहुत लोग बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे साथ लाते हैं। ठीक है, समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मसेकर। हर बार ये गुड वे में लिया जाए वो पॉसिबल नहीं है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये बहुत गंदी चीज़ हो जाती है, जहाँ पे दंगे फसाद होना और बहुत लार्ज स्केल लोगों को मारा काटा पीटा जाता है। स्पेशली हमने जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन देखा, वो सबसे बड़ा कम्युनल राइट हमारी हिस्ट्री में है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड भी हमने बहुत लार्ज स्केल वायलेंस देखे। मैंने अभी आपको गोधरा कांड के बारे में भी बताया। ऐसे बहुत सारे दंगे फसाद कम्युनल बेसिस पे आज भी बहुत सारे स्टेट्स में होते रहते हैं। हम एक सेक्युलर स्टेट है, और ये जो कम्युनलिज्म की तलवार हमारे गले पे रखी जाती है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो हम हर रोज फेस करते हैं। हम हर रोज इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं कि नहीं, वी डोंट वांट टू बी इन द स्टेट ऑफ कम्युनलिज्म। हम किसी एक धर्म को ऊपर ना रख के हम सब धर्म टुवर्ड्स सेक्युलरिज्म हम वर्क करते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस में हमने देखा है कि किस तरीके से हमने हर धर्म को एक इम्पोर्टेंस दी है, हर धर्म को हमारे यहाँ इक्वल ट्रीट किया जाता है। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। इट मीन्स दैट द स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट among its citizen on the basis of religion. It should neither encourage or discourage the follower of any religion। ठीक है, तो जो कंट्री अपने आप को सेक्युलर स्टेट कहती है, उसको ये ध्यान देना है कि वो अपने किसी भी सिटीजन के
दिमाग में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना लाए, किसी सिटीजन के प्रति अपने दिमाग में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना लाए बेस्ड ऑन रिलीजन। वहाँ पे कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने की आपको फ्रीडम होगी। आपको कोई कोई धर्म फॉलो करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो होता है सेक्युलरिज्म, या हम कहें सेक्युलर स्टेट, जो कि इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं जो हमें सेक्युलर स्टेट बताते हैं, उसके लिए अब अगर हम हमारे फॉर द मोशन कुछ पॉइंट्स रखे तो देखो, सबसे पहली चीज है हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमने श्रीलंका के केस में देखा कि वहां पे ऑफिशियल रिलीजन कौन सा है, बुद्धिज्म। ठीक है, अनलाइक बुद्धिज्म इन श्रीलंका, इस्लाम इन पाकिस्तान, क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी रिलीजन को सुप्रीम दर्जा नहीं देता। वी आर अ कंट्री वेयर वी हैवंट गिवन एनी स्पेशल राइट्स टू any religion. The Constitution provides to all individual and community freedom to profess, practice, and propagate any religion or not to follow any. आपको कोई धर्म फॉलो करना है तो आप करिए, आपको उसमें जो करना है करिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। और आपको कोई धर्म फॉलो नहीं करना तो भी हम आपको नहीं रोकेंगे। इट इज ऑल ऑफ योर पर्सनल इंटरेस्ट, आपकी खुद की मर्जी। आपको जो धर्म जात पात फॉलो करना है आप कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये बता दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन के ग्राउंड्स पे, या हम कहें कि रिलीजन को ध्यान में रखते हुए हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते। ठीक है, at the same time, the Constitution allows the state to intervene in the matter of religion in order to ensure equality within religious community. For example, it bans untouchability. ठीक है, देखो हमने हर किसी को अपना धर्म प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया, हर किसी को ये बोल दिया भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे धर्म में तुम जो करो। पर वही हमने थोड़ी लगाम खींची किस तरीके से कि भाई, तो ऊंच नीच जात पात धर्म का जो भेदभाव है, वहां पे आप अपने धर्म के अंतर्गत वो चीजें ना करें। आप अपने धर्म में भी सबको इक्वल ही ट्रीट करें। आपके लिए अंबानी भी एक है, अदानी भी एक है, और गरीब भी एक। सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, सबके लिए भगवान एक ही है। ठीक है, समझ आई? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सब चीज छूट तो दे दी, पर थोड़ी लगाम हमने ये खींची कि आप अपने रिलीजन के अंतर्गत भी किसी एक को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, वहां पे आपको इक्वल रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें एक छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन सेक्युलरिज्म एंड कम्युनलिज्म, तो सेक्युलरिज्म इट इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टी या पर्सन, किसी के दिमाग की उपज नहीं होती। इट इज कॉमन फॉर ऑल। जबकि ये किसी के दिमाग की उपज होती है और ये थ्रेट है इंडिया के लोगों के लिए, तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए। दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की जो नींव है वो सेक्युलरिज्म पे है। ठीक है, हमारे देश की जो नींव, जो प्रोग्रेस है वो सेक्युलरिज्म पे है। और अगर इंडिया में कम्युनलिज्म हमें देखने को मिलेगा तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें कम्युनलिज्म को प्रोत्साहन नहीं देना है, वो आगे नहीं बढ़ने दें। ठीक है, हम कैसे कंट्रोल करें कम्युनलिज्म को? बहुत दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। अ सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आर्स इज नेसेसरी बट सफिशिएंट नहीं है। जो सिचुएशंस अराइज होती है, communal prejudice and propaganda need to be countered in everyday life, and religious based mobilization need to be countered in the arena of politics. देखो, हम सेक्युलर स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया हमने, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, लगाम भी खींच दी, पर फिर भी ये पूरा नहीं कर पा रहा ये कम्युनल आइडियोलॉजी लोगों की। ठीक है, वो लोगों में है आज भी। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, उसको बहुत अच्छे से हैंडल करना है। फ्रॉम द रेगुलर बेसिस इन एवरीवन्स लाइफ टू पॉलिटिकल एरेना, पॉलिटिक्स में भी ये लोगों के दिमाग में हम एज उनके लिए एक इन्फ्लुएंसर होते हैं, हम उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, हम जैसा करेंगे वैसे हमारे लोग करेंगे, तो उनके दिमाग में ये सारे भूसा हमें नहीं भरना है कि नहीं वी शुड बी वी आर सुपीरियर, हम एक ही धर्म को मानते हैं, हम ये करें हम वो करें, हमारे धर्म को बचाना है। ऐसा नहीं होना, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कास्ट। कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अभी तक हमने जेंडर के बेसिस पे देखा, रिलीजन के बेसिस पे देखा। अगर हम कास्ट के बेसिस पे देखें तो जो हमारा सोशल डिवीजन है, ठीक है, जेंडर हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव तरफ ले जाता है, रिलीजन हमें डाउनफॉल देता है, नेगेटिव तरफ ले जाता है। बट कास्ट है वो ऐसा है, मैं इधर भी हूँ, मैं उधर भी हूँ, मैं पॉजिटिव भी हूँ, मैं नेगेटिव भी हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें सोशल डिवीजन जो है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, वो आज भी पॉलिटिकल लीडर्स बहुत ज्यादा फायदा उठाते। कास्ट इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो जेंडर और रिलीजन के जैसे जो डिविजन्स हैं, वैसे इंडिया में भी बहुत सारे डिविजन्स हैं बेस्ड ऑन कास्ट। हम बोलते हैं, आप कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं? अच्छा, एससी, एसटी, ओबीसी, अरे जनरल कैटेगरी में आते हो, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में फ्रॉम द वेरी बेस डाल दिया, अच्छा तू जनरल कैटेगरी का है, तेरे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इजीली एडमिशन नहीं मिलेगा कॉलेजेस में। तो वहीं से लोगों के दिमाग में ये कास्ट डिवीजन बिठा दिया जाता है। सोसाइटीज में अगर हम देखें तो सोशल इनइक्वालिटी इन द फॉर्म ऑफ लेबर, काम जो करना है सोसाइटी में, उसमें भी डिवीजन देखने को, अच्छा जनरल कैटेगरी से आता है तू ये काम करेगा, तेरे काम की चीज है, तू इस कास्ट को बिलोंग नहीं करता, तू ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। उस तरीके से इन मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशंस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। बहुत सारी जगह ऐसा है ना कि पेरेंट जो वर्क कर रहे हैं वही बच्चे भी वर्क करते हैं, जनरेशन दर जनरेशन वो पास ऑन होते रहते हैं, ठीक है। तो यहीं से कास्ट सिस्टम एक अपना एक्सट्रीम रूप धारण करती है। और हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन भी हम कहते हैं कि हाँ भाई मेरे पापा पंडित हैं, मैं भी पंडित ही बनूंगा, ठीक है। मेरे पापा काम करते हैं इंडस्ट्री में, मैं भी वही करूंगा। तो वो हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। कास्ट सिस्टम बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट अगर हम बात करें तो आइडियोलॉजी के साथ चलता है। इन इंडियन सोसाइटी हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शन बाय रिचुअल्स। जो चलता आ रहा था उसी को ध्यान रखते हुए हमने वही कैरी फॉरवर्ड किया कि फादर इज़ अ बार्बर, बच्चा भी वही बनेगा, फादर इज़ अ कॉबलर, बच्चा भी वही बनेगा, ठीक है। मेंबर्स ऑफ सेम कास्ट ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म सोशल कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन, ठीक है। जो सेम कास्ट के लोग या जो सेम हाँ जो सेम कास्ट के लोग हैं वो सेम ही काम करें। सोनार है तो सब सोनार ही होने चाहिए, वो दूसरा प्रोफेशन नहीं ले सकते, ऐसा हमारे दिमाग में बिठा दिया पहले से। सेम या सिमिलर काम करे, ठीक है। मैरिज भी उनका सेम कास्ट में होना चाहिए। नॉट ईट विथ मेंबर्स फ्रॉम दूसरे कास्ट के ग्रुप के साथ उनको खाना खाना भी अलाउड नहीं था टिल सर्टन टाइम पीरियड। अभी वो बहुत कम है, बट ये आइडियोलॉजी के साथ बैठते थे। ऐसे ही थोड़ी गांधी जी को वैष्णव जन तो ने कहिए गाना पड़ा, ठीक है। कास्ट सिस्टम जो था बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप, ठीक है। तो हमारे उस टाइम के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, लाइक भीमराव आम्बेडकर हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए, ठीक है, पेरियर रामास्वामी नायकर हो गए, गांधी जी हो गए, इन लोगों ने बहुत
लड़ाई करी है ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, अनटचेबिलिटी टर्म को हटाने के लिए ही गांधी जी ने एक भजन गाया था, वैष्णव जन तो तेने कहिए ये पीर पराई जाने रे। ठीक है, तो ये सारी जो अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट इन ह्यूमन एक्टिविटीज होती थी, या अपर कास्ट के लोग जो लोअर कास्ट के लोग के साथ करते थे, इन सब को फाइट आउट करने के लिए ये लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, दे हैव वर्क टूवर्ड्स इस्टेब्लिशिंग अ सोसाइटी जहाँ पे कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी हमें देखने को ना मिले। कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कास्ट सिस्टम, ताकि सोशल रिफॉर्मर्स जो थे वो, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस। ठीक है, हमने 3 तरीके से ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था उस पे वर्क किया, कि हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सोसाइटी को समझाया ये ऊंच नीच का जो डिफरेंस है वो ना होना, समझाने के बाद उसको, उस चेंजेस को अमल करना, यानी उस चेंजेस को फॉलो करना जो हमारे सोशल इकोनॉमिक चेंजेस हुए उस टाइम के दरमियान। और उसके साथ साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे चेंजेस किए, ताकि हर कास्ट को अपना एक दर्जा मिल सके, हर पर्सन को अपना एक सोसाइटी में सर उठा के फक्र से जीने का मकसद मिल सके। How the caste and caste systems in modern India have undergone great changes due to this social economic development. ठीक है, इस मॉडर्न इंडिया में जो चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ दिस सोशल इकोनॉमिक चेंजेस, वो क्या है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो हमारी इकोनॉमी डेवलप हुई है, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हुआ है, लिटरेसी और एजुकेशन बढ़ा है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, काम करने के लिए लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज। ठीक है, जिनका दबदबा बहुत रहता था, जो लोगों को बहुत दबाते थे, आज वो बहुत वीकन अप हो गए हैं। ओल्ड नेशन ऑफ कास्ट हेरारकी, कि भाई पेरेंट अगर बार्बर है तो बच्चा बार्बर बनेगा, पेरेंट कॉबलर है तो बच्चा कॉबलर बनेगा, पेरेंट टीचर है तो बच्चा भी टीचर बनेगा। ये सारी आइडियोलॉजी खत्म कर दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हम प्रमोट नहीं करते, एंड दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिस। जो भी उनके साथ भेदभाव हो रहा था उसके अगेंस्ट हमने आवाज उठाई है, और बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी लॉन्च हुई है जिसके मद्देनजर आज कोई कास्ट सिस्टम हमें बाहर से नहीं, हमें बाहर से नहीं दिखता। पर क्या सच में ये डिसअपियर हुआ है? इट हैज नॉट डिसअपियर्ड येट। आज भी बहुत सारे एस्पेक्ट में ये चीजें कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट स्टिल परसिस्ट। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज आज भी एक सोशल स्टिग्मा है। अनटचेबिलिटी आज भी खत्म नहीं हुई है। आज भी हमारे घर पे जो हाउस हेल्प्स आते हैं, या हमारी सोसाइटीज में जो हेल्प हाउस हेल्प आते हैं, डोर टू डोर जो वेस्टेज कलेक्ट करने वाले लोग आते हैं, सीवेज क्लीनर्स होते हैं, आज भी हम उनको उस नज़रिए से नहीं देखते, उनको हम हमारे कंधों से कंधे मिलाते हुए नहीं देखना चाहते। ठीक है, मोदी जी ने प्रोग्राम लॉन्च किया, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, और उसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो डे टू डे हम कहें क्लीनिंग वर्क में इन्वॉल्व हैं, या छोटे बड़े कामों में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनके साथ उठना बैठना। और ने जब देखा अभी जो राम मंदिर बना अयोध्या का, तो जिन्होंने बनाया, द पीपल हु क्रिएटेड द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उनके साथ उन्होंने जिस तरीके से एक उठ के बैठ के उनको जो एक सोशल मैसेज पास किया पूरे देश को, कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। हर किसी का काम इक्वल होता है, ना कोई काम छोटा ना कोई काम बड़ा। बट आज भी ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो कंटिन्यू है ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन आवर लाइफ। ठीक है, बहुत क्लोजली लिंक है लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें कास्ट इन पॉलिटिक्स, पहले हम
कास्ट पॉलिटिक्स में समझते हैं, फिर पॉलिटिक्स में कास्ट को समझेंगे। ठीक है, कास्टिज्म क्या है? बेसिकली एक पर्टिकुलर कास्ट को बेस बना के, सोशल कम्युनिटी बना के उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो पीपल बिलोंगिंग टू सेम कास्ट बिलोंग टू नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड हैव सेम इंटरेस्ट विच डू नॉट विच दे डू नॉट शेयर विथ एनीवन फ्रॉम अदर कास्ट। ठीक है, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग होंगे तो उनकी सोच उसी तरीके की होगी, वो किसी और के साथ उसको अलाइन नहीं कर सकते। सच अ बिलीफ इज नॉट born आउट बाय आवर एक्सपीरियंस। हमें खुद को कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता है, बट हमारे एंसेस्टर्स जो बोलते हैं कि भाई हाँ, हम इस कास्ट को बिलोंग करते हैं, हमारे साथ ये हुआ था, तो हम हमारी आवाज अलग रखेंगे, हम एक अलग ग्रुप में रहेंगे। ठीक है, कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज नॉट द ओनली रिलेवेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। कास्ट से बहुत सारी चीजें हमें समझ आती है, पर वही एक सही तरीका नहीं है किसी भी चीज को समझ। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, ना ही इतना रिलेवेंट है आज की दुनिया में। बट हाँ, हमारे दिमाग में जो एक्सपीरियंस हमारे एंसेस्टर्स ने डाला है, उसकी वजह से हम उस सोशल स्टिग्मा में टिकअप हो जाते हैं, उसी में अटक के रह जाते हैं। कास्ट टेक कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन, दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट। जहां से वो बंदा इलेक्शन लड़ रहा है, वहां पे कौन सी कास्ट के लोग ज्यादा है, उन्हीं में से किसी को वो वहां का रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे एंड नॉमिनेट कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन। इसको दो तरीके से लिया जा, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज या तो उसी कास्ट के लोगों को रखेगा वहां पे, या अपोजिट कास्ट के लोगों को रखेगा, ताकि जो अपोजिट वाले हैं वो उनकी फेवर में वोट करें। ठीक है, when governments are formed, political parties usually take care that representatives of different caste and tribe take find a place in it. डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में जो लोग आते हैं उनको भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, बट पॉलिटिकल पार्टीज बहुत माइंडफुली उनके साथ खेलती है, और पार्टीज ये देखती हैं कि भाई अच्छा, ये इलेक्टोरेट में, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, तो मैं यहाँ से इन्हीं को रिप्रेजेंटेटिव खड़ा रखूं। Political parties and candidates in election make appeals to caste sentiment to muster support। लोगों को उनके कास्ट के बेसिस पे उनके दिमाग के साथ खेला जाता है अपने सपोर्ट के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो जब भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो कैंपेन में पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट करके उनके माइंड के साथ खेल के हमेशा मेजर सपोर्ट में उतरना चाहते हैं। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन टू फेवर सम कास्ट एंड आर सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। आज भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पर्टिकुलर कास्ट को सपोर्ट करती है, और ऐसा कर सकता है हाँ, ये तो इनको ही सपोर्ट करेंगे, इनके ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट compelled political leaders to gear up task of mobilizing and securing political support। अभी हमारे यहाँ ना एक लफड़ा है कि हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट करा, यानी कि हर पर्सन की वोट की एक ही वैल्यू होगी। तो इसके लिए ना बेचारे हमारे पॉलिटिशियंस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी स्लीव्स फोल्ड करके हमेशा इलेक्शन में भागा दौड़ी करनी पड़ती है to get the maximum support। It also brought new consciousness among the people of caste that were hitherto treated as inferior and low। ठीक है, तो अब उनको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, मीन सबका सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे जीतना है तो मुझे हर किसी से लड़ना होगा, हर किसी से सपोर्ट मांगना होगा, सॉरी। तो अब क्या हुआ ना कि जो लोगों को देश नहीं मानता था, हम कहते थे यार ये तो लोअर कास्ट के लोग हैं, ये हमें कहाँ हेल्प करेंगे, अब उनसे भी हाथ मिलाने पड़ते हैं बेचारे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, उनसे भी सपोर्ट मांगना पड़ता है, भले वो इन्फीरियर है, लो है, पर
अगर मुझे पार्टी में जीतना है, मुझे मेरा दबदबा किसी जगह पे बनाए रखना है, तो मुझे उनका भी सपोर्ट चाहिए होगा। देखा क्या गया इस सब के बारे में कि द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इम्प्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग। तो कुछ चीजें ऐसी ऑब्जर्व करी गई कि ये जो इलेक्शंस होते हैं ना, ये खाली कास्ट बेस पे, ठीक है, और कोई इन सब का मकसद नहीं तक, और कोई चीज ये लोग ध्यान नहीं रखते। हर जगह हर बार नहीं होता, बट बहुत सारी जगह हमारे दिमाग में ये इम्प्रेशन बना दी गई है कि भाई यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन कास्ट, कास्ट को ध्यान में रख के ही यहाँ पे काम होगा। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ सिंगल। ये भाई लफड़ा है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी नहीं बनी आज तक जहां पे एक ही कास्ट के लोग हैं। सब मिक्स है। करो अब अपना, अपने समीकरण बनाओ, अपने जुगाड़ खेलो, लाओ लोगों से, जीतो पार्टी। अगर तुम्हें जीतना है तो सबके साथ भाईचारा निभाओ। तो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। इलेक्शन जीतना है तो कोई एक पर्टिकुलर कास्ट पे आप नहीं विश्वास कर सकते, ठीक है। आपको हर किसी को या मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी को फोकस आउट करना पड़ेगा। नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। भले वो पर्टिकुलर कास्ट का एक पूरी वोट बैंक है, पूरी एक कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम समझे, चलो एक्स वाई जेड कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही कम्युनिटी की, एक ही कास्ट की, क्या पर सारे के सारे वही लीडर को वोट देंगे, वही रिप्रेजेंटेटिव को वोट देंगे? जरूरी है? नहीं बाबा। तो व्हेन पीपल से दैट अ कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, इट यूजुअली मीन कि लार्जर प्रोपोर्शन के लोग उनको वोट देंगे। बाकी जरूरी नहीं है कि हर कोई उसी पार्टी को वोट दे। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम, एक दूसरे के अगेंस्ट सेम कास्ट के लोगों को खड़ा कर देते हैं बहुत सारे टाइम। और some voters have more than one candidate from their caste while many have no candidates, ठीक है। कभी कभार इलेक्शन या कोई सीखने के लिए सेम कास्ट के लोग खड़े कर देते हैं, और कई कभार तो उसी जगह पे दूसरे कास्ट का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री। ये भी इसका एक प्रमाण है कि आप आज सत्ता में हैं, कल हो ना हो, वो वहाँ के लोकल्स पे डिपेंड। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपने इस बार जो कास्ट पॉलिटिक्स खेला, आप इलेक्शन में जीत गए, तो आपको वो कल भी फिर से इसी कास्ट पॉलिटिक्स से आगे बढ़ने देंगे। दैट कुड नॉट हैव हैपेंड इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटी वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, ठीक है। हर एक का माइंडसेट रोज बदलता है, हर किसी के पीओवी बदलते हैं। तो जरूरी नहीं है आप आज यहाँ पे मिनिस्टर हो कल भी रहोगे, ठीक है। इट इज प्योरली बेस्ड कि कैसे हमारे लोग आपको वोट देंगे। कास्ट एंड पॉलिटिक्स को अगर हम कंक्लूड करें, तो वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पर उसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। वोटर्स हैव स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी विच इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट देयर कास्ट और कम्युनिटी। वोटर्स को उस पार्टी के साथ लगाव होता है, ना कि किसी के कास्ट या कौन सी कम्युनिटी का है। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। सबके डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, या बेस्ड ऑन उनके जो प्रेफरेंसेस है, सबके अलग अलग पीओवीज है। तो यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं। रिच एंड पुअर और men and women from the same caste often vote very differently। अमीर हो गरीब हो, मेल हो फीमेल हो, सब अलग अलग वोट करते हैं। कोई किसी को ये नहीं बोलता कि हाँ भाई हम सब इसी को वोट करें। People's assessment of the performance of the government and the popularity rating of the leaders matter and offer decisive in election, ठीक है। लोगों के बीच में
जो पार्टी है या जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने किस तरीके का काम किया है इन द ऑनगोइंग टर्म, किस तरीके से काम कर रहा है या लास्ट टर्म में, उसके बेसिस पे डिसीजंस हमेशा चेंज होते हैं। ठीक है, उनकी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे वो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स में कास्ट की। ठीक है, व्हाट डज कास्ट और कैसे पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करता है कास्ट सिस्टम एंड लोगों की आइडेंटिटी। ठीक है, समझना है। अभी तक हम समझ रहे थे कि कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिकल सिनारियो किस तरीके से चेंज होता है, बट अब पॉलिटिक्स के बेसिस पे कास्ट में क्या चेंज। ठीक है, अगर हम कहें तो पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट के बिना नहीं चल सकता। ठीक है, और कहीं ना कहीं कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स चलता ही रहता है। पॉलिटिशियंस हमेशा कास्ट के इर्द गिर्द लोगों को मैनिपुलेट करते ही रहते हैं। हमारे देश में पॉलिटिक्स जो है या हमारे जो लीडर्स हैं वो कास्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा जो सिनारियो है पॉलिटिक्स में वो कहीं ना कहीं कास्ट के बेसिस पे आके अटक जाता है। कास्ट को पॉलिटिसाइज बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगर हम बात करें तो ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। हर कास्ट अपना एक बड़ा सा ग्रुप बनाना चाहता है, जो छोटे छोटे दो चार इधर उधर के इर्द गिर्द पड़ोस वाले कास्ट है या हम कहें जो सबॉर्डिनेट है उनको अपने अंदर लाता है और बड़ा सा ग्रुप बनाता है। Various caste groups are required to enter into collision with other caste or community and thus enter into a dialogue and negotiation. हमेशा हमारी बात हर कोई सुने के लिए सबको साथ में लेके चलना, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, तो सबकी बात भी सुननी पड़ती है और सबके नज़रिए भी देखने पड़ते हैं। तो जब भी कोई कास्ट ग्रुप बड़ा बनता है तो उसको दूसरे ग्रुप से मर्जर करना पड़ता है। जब मर्जर होता है सबका सब कुछ सुनना। New kind of caste groups have come up in political arena like backward and forward। ठीक है, हम बैकवर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, हम फॉरवर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे नए नए कास्ट आ। पर क्या ये सब अच्छा है, क्या ये सब बुरा है? क्या हमारा देश इससे प्रगति कर रहा है या हमारा देश आज भी बिछड़ रहा है? ठीक है, समझते हैं। कास्ट प्लेज डिफरेंट काइंड ऑफ रोल, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। हर सिक्के के दो पहलू। ठीक है, हर साइड में हम कहते हैं इट इज ईदर ब्लैक और ईदर वाइट, ग्रे नहीं हो सकता। समझते हैं कास्ट की पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है। एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंस इन पॉलिटिक्स गिव मेनी डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी द स्पेस टू डिमांड देयर शेयर। ठीक है, जब भी हम कास्ट को इंक्लूड करते हैं और बड़े कास्ट में छोटे कास्ट मर्ज आउट हो जाते, छोटे दबे हुए थे बेचारे को भी अपने आवाज उठाना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का, पीओवीज को समझाने का एक मौका मिलता है। इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशंस हुए हैं, उसको ध्यान में रखे अगर, तो दलित्स है, ओबीसीज है, इनको इनकी आवाज़ उठाना, पॉइंट ऑफ व्यू बना बताना प्लस डिसीजन मेकिंग में भी इनको बहुत फ़ायदा हुआ है। सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग एंड एजिटेटिंग फॉर an end to discrimination against particular caste for major dignity and more access to land resources and opportunities। बहुत सारी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एनजीओ ग्रुप्स वगैरह लड़ रहे हैं आज भी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी के लिए कि भाई इनके अगेंस्ट जो भेदभाव हो रहा है या इनके जो एथिक्स है, इनको जो रिसोर्सेज चाहिए वो नहीं मिल रहे, तो उसके लिए कुछ करा जाए, कुछ अच्छा करा जाए। तो आज भी इनके लिए लड़ा जा रहा है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है हमारा कास्ट रिगार्डिंग। ठीक है,
नेगेटिव देखें तो एज इन केस ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी और डेमोक्रेसी। जैसे हम कहते हैं इंडिया को हमने कम्युनल स्टेट ना बना के सेक्युलर स्टेट बनाया है, वैसे ही कास्ट के बेसिस पे अगर हम करते हैं तो ये हमारी हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं हुई, हम सुखी संपन्न नहीं है। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम वन प्रेसिंग लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। हमारे जो main मुद्दे हैं जैसे कि गरीबी, डेवलपमेंट, करप्शन, सबसे पॉवर्टी, करप्शन, डेवलपमेंट और बहुत सारे ऐसे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, या हम कहें बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल इश्यूज हैं जिन पे हमें मोर फोकस करना है, बट वो हमें वहाँ से डाइवर्ट कर सकता है। इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन। कहीं ना कहीं बहुत सारे बार वो हमेशा दंगे फसाद वगैरह में हमें उतारता है। ऐसे बहुत सारे किस्से आज भी हम देखते हैं, ठीक है, कि भाई कास्ट के बेसिस पे जो दंगे फसाद हुए हों, स्पेशली हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे ये सारे दंगे फसाद इस तरीके से बेस्ड ऑन कास्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इन तीनों एस्पेक्ट को हमने पॉलिटिक्स के सिनेरियो से भी देखा। जेंडर को हमने पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफस्टाइल में क्या-क्या वुमेन रिप्रेजेंटेशन, क्या-क्या वुमेन फेस करते हैं और उनको किस तरीके से हम सेफ एंड सिक्योर बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखिए। रिलीजन के बेसिस पे जैसे हम इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट कहते हैं, नॉट अ कम्युनल स्टेट। तो क्यों सेक्युलर कहते हैं, पॉलिटिक्स उस चीज़ का या पॉलिटिकल लीडर्स उसका क्या फ़ायदा उठाते हैं। सेम वे कास्ट में, कास्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द पॉलिटिकल सिनारियो। तो वो पॉलिटिकल सिनारियो में कास्ट किस तरीके से रोल प्ले करता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कास्ट इन पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिक्स एंड कास्ट को हमने बहुत अच्छे से समझा। तो ख़त्म होता है ये चैप्टर यहाँ पे। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है।